डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। भारत भूषण ने सारी जानकारी संसाधित करने में केवल एक रात बिताई। भारत भूषण ने अपनी टिप्पणी रोक दी और सोचा, अर्जुन, इस बार तुम अकेले क्यों नहीं जाते? बेशक संगठन तुम्हें सहायक दल को जुटाने का अधिकार देगा। भारत भूषण द्वारा धीरे धीरे प्रोजेक्शन के चारों ओर घूमने पर हवा में एक विशाल इमारत का 3D प्रोजेक्शन दिखाई दिया। इस इमारत का नाम आलोक टावर है। पंजाब के जैन परिवार ने 18 से 23 मंजिल तक की इमारत किराए पर ली है। जानकारी के अनुसार माजारिका चित्र यही छिपा हुआ था। तो तुम्हारा मिशन इस इमारत पर कब्जा करना और माजारिका चित्र को वापस पाना है। हालांकि इस इमारत की सुरक्षा अत्यंत कड़ी है और जैन परिवार ने अमेरिकी जुआ किंग के बहाने इमारत की सुरक्षा को अपने लोगों से बदल दिया है। माजारिका चित्र की रक्षा के लिए हत्यारे संघ को सहायक दल के गार्डों की विधि का उपयोग करना पड़ा, इसलिए हमने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। भारत भूषण ने अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल दबाया। आलोक टावर के पूरे प्रवेश द्वार को लाल रंग से चिन्हित किया गया था, जिसमें लिफ्ट और सीढ़ियां और यहां तक कि सीवर भी शामिल थे। हालांकि हमें दुश्मन की शाखा पर हमला किए हुए कुछ समय हो गया है। दुश्मन को इन उत्कृष्ट कृतियों को स्वीकार करने के लिए एक नया सुरक्षा कक्ष नहीं मिला है। इसलिए हमारे पास यह मानने का कारण है कि माजारिका चित्र अभी भी आलोक टावर में है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अर्जुन, तुम्हें जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा। मैंने अभी कहा, केवल वे कुछ मंजिलें जैन परिवार के लिए हैं। आलोक टावर की तीसरी मंजिल उन दुकानों से भरी हुई थी जहां लोगों की भारी भीड़ थी। अगर ऑपरेशन बहुत लंबा चला तो हांगकांग पुलिस निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। इसके अलावा भीड़ का फायदा उठाते हुए जैन परिवार अंतिम उपाय के रूप में अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग्स भी बदल सकता है। भारत भूषण ने अर्जुन के साथ अपनी सभी युद्ध आवश्यकताओं के बारे में बात की। जहां तक युवेना, गोडफ्रे और दूसरे की बात है, हमें एक गोदाम पर हमला करना है। जानकारी के अनुसार वह गोदाम असली हत्यारा संगठन के लोगों का है और वह तीसरे स्थान का हत्यारा यही है। भारत भूषण ने अर्जुन के कंधे पर थपकी दी, तो हमारे पास तुम्हारी सहायता के लिए समय नहीं होगा। इसे तुम्हारी युद्ध योजना को व्यवस्थित करने के लिए एक मूल्यांकन के रूप में देखा जा सकता है। हांगकांग में अचानक तूफान आ गया। आलोक टावर के आसपास के सभी पर्यटक बारिश से बचने के लिए मॉल में घुस गए, जिससे यह और भी मुश्किल हो गया। अर्जुन इस समय आलोक टावर की छत पर खड़ा था। औचक हमला शुरू करने के समय में केवल 5 मिनट बचे थे। अर्जुन ने पहले ही विशिष्ट कार्रवाई के आदेश उन सहायक दल को भेज दिए थे जो उसकी सहायता के लिए आए थे। उन्होंने केवल समय आने का इंतजार किया और फिर सभी ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने एक बार फिर अपने शरीर पर बंदूक औजार की जांच की। भले ही यह प्रवेश करने के लिए बहुत मुश्किल क्षेत्र नहीं था, फिर भी समय कम था और गलतियों की गुंजाइश अधिक नहीं थी। अस्थायी रूप से किराए पर ली गई वैन पहले से ही इमारत के प्रवेश द्वार के सामने आ गई थी। 6 लंबे और बड़े बाहरी सदस्यों ने वार्म अप करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भारत भूषण से इन सहायक दल की कमान संभालने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और छोटे समूह ने अब अपने कान में लगे माइक्रोफोन से एक एक करके इसकी पुष्टि कर ली थी। कहना पड़ेगा कि वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति बहुत बड़ी थी, यहां तक कि ये सहायक दल भी अमेरिकी सेना की सील स्पेशल फोर्सेज के सेवानिवृत्त जिंगींग थे। ये जानना जरूरी था कि अकेले ये 6 लोग युद्ध के मैदान में सैनिकों की एक कंपनी का मुकाबला कर सकते थे। भारत भूषण ने जो कहा उसके अनुसार ये लड़ाई 2 अलग अलग युद्ध क्षेत्रों के बराबर थी। उनमें से एक इमारत की निचली मंजिल पर सुरक्षा कर्मियों को आकर्षित करना और किसी को भी जो दिखाई दे सकता है और उन्हें माजारिका चित्र से दूर ले जाना था। दूसरी ओर अर्जुन ने एक टीम बनाई थी और वह ऊपरी मंजिलों पर हमला करने का प्रभारी था। अब हमला करो। अर्जुन ने सपाट रूप से ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की। 6 सदस्यीय टीम के सदस्यों ने अपनी बंदूकें निकाली और एक के बाद एक आलोक टावर में घुस गए। सब जमीन पर, हिलो मत, लूट। 6 लोगों की टीम के नेता ने आसमान में कई गोलियां चलाईं, जिससे इमारत की निचली मंजिल पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अगर वह पूरी इमारत को सील करना चाहता और पुलिस के आने में देरी करना चाहता, तो वह केवल एक डाकू होने का नाटक कर सकता था। आखिरकार उन 7 को 100 से अधिक लोगों वाली एक कंपनी के सुरक्षा गार्डों का सामना करना पड़ा, इसलिए उनके पास पक्ष लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक भारत भूषण के ये कहने की बात है कि वह कोई मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ एक मजाक था। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन उसके समूह को उनके पीछे की गंदगी साफ करने में मदद नहीं करेगा। कई मिशनों से गुजरने के बाद अर्जुन पहले ही समझ गया था कि वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों में से एक था जो मिशन पूरा करने के लिए सब कुछ करते थे। संभवतः भले ही ये 6 हांगकांग की पुलिस द्वारा पकड़े जाते, उन्हें वर्ल्ड ट्री के संरक्षण में रिहा कर दिया जाता और संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेज दिया जाता।
इसलिए अर्जुन ने जानबूझकर सुंदर महिलाओं के सहायक दल की तलाश की। समाचार के उन्माद के बीच जाने के बाद हांगकांग में कौन इन 6 विदेशियों को याद रखेगा। 6 सदस्यीय टीम ने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। मॉल में आए आम लोग सभी अपना सिर पकड़कर कांपते हुए नीचे बैठ गए। उसी समय इस इमारत के सुरक्षाकर्मी लगातार इकट्ठा हो रहे थे, उस दुकान की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे जो निचली मंजिल पर 6 लोगों द्वारा कब्जे में थी। कान में लगे माइक्रोफोन से आई जानकारी सुनकर अर्जुन को पता था कि वह आखिरकार कार्रवाई कर सकता है। आखिरकार जैन परिवार सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। जब बात आती तो बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि सब कुछ एक सबसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, और यह सुरक्षित स्थान स्वाभाविक रूप से महाप्रबंधक का कार्यालय था जो सुरक्षा गार्डों से घिरा हुआ था। कई सुरक्षा गार्डों ने 23वीं मंजिल के सभी प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें सीढ़ियां और आग से बचने के रास्ते शामिल थे। अर्जुन रस्सी के सहारे 23वीं मंजिल की बाहरी दीवार पर पहुंचा। अर्जुन ने बाहरी दीवार का शीशा काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया और कई सुरक्षा गार्डों के सामने सीधे इमारत पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा गार्डों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, उन्होंने तुरंत अपनी डंडियां निकाली और अर्जुन को घेर लिया। हमले का खामियाजा भुगतने वाले 3 लोगों ने सीधे अर्जुन के सिर पर अपनी मुट्ठियां मारीं। ये सुरक्षा गार्ड सभी मजबूत और अनुभवी थे, इसलिए वे अर्जुन से नहीं डरते थे, जो स्पष्ट रूप से एक चाकू और एक बंदूक ले जा रहा था। हालांकि ये गार्ड जैन परिवार की कमान में थे, वे ऐसे लोग नहीं थे जो हर तरह के बुरे काम करते थे और कुछ नहीं करते थे। अर्जुन भी सीधे अपनी बंदूक निकालकर गोली नहीं चला सकता था। अर्जुन के आगे बढ़ने से पहले जब बिजली का झटका देने वाली छड़ी अभी भी हवा में थी, वह अपेक्षाकृत छोटे सुरक्षा गार्डों में से एक की छाती के करीब चिपक गया था। अर्जुन ने तुरंत उसे अपने कंधे पर फेंक दिया और निकटतम गार्ड को अपने कंधे पर उठा लिया। कुछ झूलों के साथ उसने अन्य 2 सुरक्षा गार्डों से बिजली के झटके को रोक दिया। उसके कंधे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने सुअर की तरह चीखने से पहले ही बेहोश हो गया। अर्जुन ने 2 गार्डों की ओर 2 बार अपनी लातें मारी और उन्हें बाहर कर दिया, बिजली का झटका देने वाली छड़ी छीन ली। इन सुरक्षा गार्डों को बिजली का झटका लगने का एहसास निश्चित रूप से सुखद नहीं था, लेकिन यह मारे न जाने से बेहतर था। अर्जुन ने बेहोश सुरक्षा गार्ड को अपने कंधे पर से दोनों की ओर फेंक दिया। अर्जुन ऊपर चला गया और 2 बार बिजली के झटके से भर गया, फिर उन दोनों को फिर से स्तब्ध कर दिया। सुरक्षा गार्ड सभी हक्के बक्के रह गए। 10 लोगों की एक टीम को एक पल में 5 बार नॉकआउट कर दिया गया था, और यह इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, वरना ये 5 लोग अब तक लाशों में बदल चुके होते। आलोक टावर में सुरक्षा गार्डों की टीमें एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लगीं। चूंकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए ये सुरक्षा गार्ड एक के बाद एक अर्जुन की ओर बढ़े, भले ही वे जानते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपरेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। इस इमारत में सुरक्षा गार्डों की संख्या स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। अर्जुन खिड़की पर वापस हट गया, अपने रस्सी के पंजों को छत में फंसाया और एक छलांग के साथ वह सीधे 21वीं मंजिल पर जा पहुंचा। दूसरी मंजिल के गार्डों के अलावा 23वीं मंजिल के सभी सुरक्षा गार्ड पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। बेशक 21वीं मंजिल पर अब कोई सुरक्षा नहीं थी। अर्जुन तुरंत आग से बचने के रास्ते की ओर भागा। जब 23वीं मंजिल के महाप्रबंधक के कार्यालय में लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसा दुश्मन है जिससे वे लड़ नहीं सकते, तो वे निश्चित रूप से माजारे का चित्र निकालकर भाग जाएंगे, जिसमें बहुत समय लगेगा। निचली मंजिल पर सशस्त्र लुटेरे भी थे, इसलिए ये लोग स्वाभाविक रूप से लिफ्ट पर सवार नहीं होंगे। हो सकता है कि वे इसी आग से बचने के रास्ते में हों। निश्चित रूप से आग से बचने के रास्ते के अंदर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़्यादा नीचे नहीं। अर्जुन तुरंत रेलिंग का उपयोग करके सीढ़ियों से नीचे कूद गया और कुछ ही देर में उसने फ्रेम ले जाने वाले लोगों की कतार देखी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कुछ सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन की ओर गोली चलाई। अर्जुन तुरंत बच निकला, लेकिन उस पल में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि आगे चल रहा व्यक्ति जैन था। इस बार वह पुराने और नए दोनों द्वेषों को भूल सकता था। अर्जुन उसका पीछा करता रहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि मंडप के कोने पर एक सुरक्षा गार्ड इंतजार कर रहा होगा। सुरक्षा गार्ड ने एक ग्लॉक हैंडगन उठाए और जल्दी से अर्जुन के सिर पर निशाना साधा। अर्जुन आगे उछला, उसके हाथ में पहले से ही खंजर था। जब सुरक्षा गार्ड ने एक गलत चाल चली तो उसने उसके हाथ की नसें काट दीं। जब तुम्हें मारने का इरादा है तो उचित सजा पाने के लिए याद रखना। जमीन पर कराह रहे गार्डों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन जयंत जैन का पीछा करता रहा। रास्ते में अनगिनत सुरक्षा गार्डों ने उनका रास्ता रोका। 3 सुरक्षा गार्डों से निपटने के बाद अर्जुन आखिरकार जयंत जैन तक पहुंच गया और अब वह 5वीं मंजिल पर था। वह अराजक दुकान से केवल एक कदम दूर था। जयंत जैन के आसपास अब कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। एक उल्टी हुई लात से अर्जुन ने उसे दीवार से दे मारा। उसके दोनों हाथ पकड़कर अर्जुन ने उसकी कलाइयां मरोड़ दीं, जिससे वे उखड़ गईं। जयंत जैन की जांघ पर 2 बार और जोर से लात मारने के बाद उसने वास्तव में अपनी लड़ने की सारी ताकत खो दी थी।
युवा मास्टर जैन, हम फिर मिले। क्या तुमने पिछली बार जब हम मिले थे तब यह नहीं कहा था कि तुम मुझे एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हो? अर्जुन ने उस फ्रेम को उठाया जो तेल के कपड़े में लिपटा हुआ था और तेल का कपड़ा फाड़ दिया। अर्जुन ने अपना पैर मंच पर दबाया। बोलो, माजारिका चित्र कहाँ है? अर्जुन दहाड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी में इतनी हिम्मत होगी। जब उसने बाघ को पहाड़ से बाहर निकालने के लिए एक रणनीति का उपयोग करने की हिम्मत की। हाँ, जयंत जैन ने घृणित हंसी की एक श्रृंखला निकाली। भले ही तुम्हारे पास स्वर्ग को पार करने की क्षमता हो, तुम फिर भी उसके जाल में फंस गए हो। माजारिका चित्र कहाँ है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? अर्जुन ने खंजर जयंत जैन की गर्दन पर रख दिया, एक छोटा सा कट लगा दिया जिससे उसे थोड़ा खून बहने लगा। किसने सोचा होगा कि जयंत जैन वास्तव में अपना मुंह बंद कर लेगा? इंजन के गरजने की आवाज़ थोड़ी दूर से सुनाई दी। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। दूसरी मंजिल पर एक दुकान से एक भारी ट्रक बाहर निकला। वैन सीधे दूसरी मंजिल से उड़ गई, भारी रूप से निचली मंजिल से टकराई और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। आसपास की भीड़ ने यह दृश्य देखकर स्वाभाविक रूप से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपना सिर ढकने या पहरा देने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे तितर बितर होने लगे। और 6 सदस्यीय दस्ते के पास 3 टन के भारी स्टील को रोकने का कोई तरीका नहीं था जो अभी भी तोड़फोड़ कर रहा था। हा, जयंत जैन घृणित तरीके से फिर से हंसा। हंसी आत्मसंतोष से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि माजारिका चित्र इस वैन में था। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी योजना अभी भी जैन परिवार द्वारा हल कर ली गई थी। सोचने के लिए ज्यादा समय न होने पर अर्जुन आगे उछला और उस गाड़ी पर उतरा जो अभी भी तेज हो रही थी। वैन शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार से टकराए और सड़क के किनारे कई कारों से टकरा गई। फिर ये व्यस्त सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। अर्जुन गाड़ी पर लेटा हुआ था, गाड़ी के शांत होने का इंतजार कर रहा था, फिर ड्राइवर की सीट की ओर रेंगना शुरू कर दिया। पुलिस के हमें घेरने से पहले पीछे हटो। जब उनका ऑपरेशन पहले ही विफल हो गया था, अर्जुन ने जल्दी से 6 व्यक्तियों के समूह को एक आदेश दिया। जो बचा था वह अर्जुन के लिए था कि वह खुद लेस देन माजारिका चित्र ग्रेटर देन को पुनः प्राप्त करे। अब जब ट्रक सड़क पर था और हर जगह कैमरे थे, अर्जुन की छवि अब और छिपी नहीं रह सकती थी। उसके पीछे पहले से ही चमकती रोशनी वाली कुछ पुलिस कारें थीं। अगर वह इस सड़क से लेस देन माजारिका चित्र ग्रेटर देन छीनने की कोशिश करता तो ये पुलिस का ध्यान आकर्षित करता। मिशन पूरा करने से पहले भारत भूषण ने बार बार पुलिस को निर्देश दिया था कि वे माजारिका चित्र के अस्तित्व के बारे में पता न लगाएं। उसे पुलिस की गाड़ियों से पीछा छुड़ाने और इन लानत कैमरों से दूर जाने का कोई तरीका खोजना था। ट्रक से कुछ ही दूर एक चौराहा था। चौराहे पर कई कारें हरी बत्ती का इंतजार कर रही थीं। आगे एक विशाल महासागर था। अर्जुन को एक विचार आया, मैं इन दोनों गाड़ियों को समुद्र में गिरा सकता हूँ। इससे पुलिस की गाड़ियों और कैमरों से बचा जा सकेगा। ट्रक उस कार से टकराने लगा जो समय पर शुरू नहीं हुई और स्वाभाविक रूप से इसकी गति काफी कम हो गई। अर्जुन नीचे कूद गया और एक हाथ से गाड़ी का रियरव्यू मिरर पकड़ लिया। वह शरीर के साथ पलटा और गाड़ी की ड्राइवर की खिड़की के समानांतर चला गया, खिड़की तोड़ दी। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्टीयरिंग व्हील घुमाया जिससे ट्रक का टायर फिसल गया और समुद्र में गिर गया। अर्जुन ने ट्रक को नहीं छोड़ा, उसका बायां हाथ अभी भी रियरव्यू मिरर पकड़े हुए था। टूटे हुए शीशे को नज़रअंदाज करते हुए उसका दाहिना हाथ अंदर पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। तभी अर्जुन ने अपना बायां हाथ छोड़ा और अपने बाएं हुक का इस्तेमाल करके ड्राइवर को बेहोश कर दिया और उसे कॉकपिट से बाहर खींच लिया। यात्री सीट पर वास्तव में एक पिक्चर फ्रेम था। अर्जुन ने पिक्चर फ्रेम निकाला, अपने बाएं हाथ से ड्राइवर का हाथ और अपने दाहिने हाथ से पिक्चर फ्रेम पकड़े हुए उसने अपने पैर हिलाए और अपनी पूरी ताकत से समुद्र की सतह की ओर तैर गया। मिशन पूरा हुआ। बंदरगाह पर एक गोदाम में वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन और हत्यारा संघ के लोग एक दूसरे के साथ एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। अर्जुन की तरफ प्रगति कैसी है? भले ही स्थिति तीव्र थी, गॉडफ्रे कप्तान के रूप में शहर के दूसरी तरफ मौजूद अर्जुन की परवाह करता था। हमने पहले ही लेस देन माजारिका चित्र ग्रेटर देन वापस ले लिया है। उसने इस बार अच्छा काम किया। हालांकि वह ऑपरेशन के दौरान नुकसान में था, लेकिन उसने किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारा। बॉस ने अभी अभी विशेष रूप से उसकी प्रशंसा की। युवेना ने गोदाम की ओर कुछ हथगोले फेंके। अर्जुन का अकेले समूह का नेतृत्व करना बॉस के आदेशों के कारण है ना? बॉस एक नौसिखिए के बारे में इतना चिंतित क्यों होगा? अर्जुन का अकेले टीम का नेतृत्व करना वास्तव में बॉस की इच्छा है। संगठन ने पहले ही जैव रासायनिक परिवर्तन कार्यक्रम में सुधार कर लिया है। परिवर्तन करने वाले लोगों के पास और अधिक मजबूत शक्ति होगी। अर्जुन इस योजना के साथ आने वाला पहला व्यक्ति होगा, इसलिए बॉस को यह परीक्षण करना होगा कि क्या अर्जुन सिर्फ एक हत्या मशीन है। अगर हत्यारे को महान शक्ति प्राप्त होती तो यह एक आपदा होती। और अर्जुन ने सफलतापूर्वक इस परीक्षण को पार कर लिया था। एक गल्फ स्ट्रीम निजी विमान हांगकांग से उड़ान भर रहा था जो हजारों मील दूर उड़ रहा था।
हांगकांग का मिशन पूरी तरह से पूरा हो गया था। चोरी हुए सभी प्रसिद्ध काम वापस ले लिए गए और हत्यारा संगठन से संबंधित सभी सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। एकमात्र कमी ये थी कि अर्जुन की तस्वीर पहले से ही हांगकांग की सभी खबरों में दिखाई जा चुकी थी। इसका कोई उपाय नहीं था। जनता के सामने उजागर हुआ भयावह दृश्य बहुत से लोगों ने देखा था। संगठन इसे दबाने के लिए और पैसे खर्च करने में बहुत आलसी था। वैसे भी अर्जुन हांगकांग छोड़ने और संगठन के मुख्यालय की ओर बढ़ने जा रहा था। थोड़ी देर बाद जनता इस मामले को पूरी तरह से भूल जाएगी। जब अर्जुन लौटेगा तो वह अभी भी एक अच्छा आदमी होगा। यह एक अवैध यात्रा थी आखिरकार, इसलिए ढीली निरीक्षण वाले एक निजी विमान में उड़ान भरना निस्संदेह सबसे उपयुक्त तरीका था। हांगकांग से मैक्सिको तक ये निजी विमान लगभग 100 टन विमानन ईंधन की खपत करेगा, जिसमें लाखों डॉलर खर्च होंगे। बेशक ये पैसा केवल अर्जुन पर ही खर्च नहीं किया गया था, अर्जुन के साथ एक और श्रीमान भी बैठे थे। अर्जुन के विमान में चढ़ने से पहले ये सज्जन पहले ही सो चुके थे। यहाँ तक कि उनके खर्राटों की आवाज़ भी विमान के उड़ान भरने की आवाज़ से ऊपर सुनाई दे रही थी। यह एक पूर्वी एशियाई व्यक्ति था जिसका चेहरा एक आम आदमी जैसा था, एक मध्यम कद और बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था। जो लोग इस विमान को ले जा सकते थे वे स्वाभाविक रूप से संगठन के सदस्य थे। आखिरकार संगठन के लोग उत्तर, दक्षिण और उत्तर से आते थे। अर्जुन ये भी नहीं बता सकता था कि यह व्यक्ति पूर्वी एशिया के किस देश से आया था। जैसे ही अर्जुन सोने वाला था वह सज्जन जाग गए। हम कहाँ हैं? उसने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन ये केवल अथाह समुद्र था। हालांकि अर्जुन उन शब्दों को नहीं समझ पाया, लेकिन आखिरकार वह कुछ समय के लिए जापान में रहा था, इसलिए वह जापानी में उच्चारण सुन पा रहा था। जापानी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ा नाखुश था। भारतीय। वह आदमी वास्तव में हिंदी बोल सकता था। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश सिन्हा है। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर हाथ नहीं मारा। अर्जुन का चेहरा उदास था, लेकिन उसने फिर भी उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन इस कमीने से अपना परिचय देने में बहुत आलसी था। आखिरकार भारत और जापान दुश्मन थे। भारत की सेना में सेवा करने वाले हर किसी को जापान के लोगों के प्रति बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं था। भले ही वे भविष्य में एक साथ जीने और मरने वाले टीम के साथी हों, लेकिन यह अर्जुन को उनसे नफरत करने से नहीं रोकता था। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नए होने चाहिए। क्या तुम जैव रासायनिक संशोधन से गुजरने के लिए मुख्यालय जा रहे हो? अविनाश सिन्हा के जागने के बाद वह बेहद उत्साहित था क्योंकि वह लगातार बातें कर रहा था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। बेशक ये व्यक्ति जागने के बाद अभी भी उत्साही था, लेकिन वह कुछ दिनों से सोया नहीं था और उसे आराम की जरूरत थी। क्या तुम शांत होकर मुझे थोड़ी देर आराम करने दे सकते हो? अर्जुन अधीर हो रहा था, उसका स्वर ऊंचा हो रहा था। अर्जुन ने अविनाश सिन्हा की ओर अपनी पीठ कर ली और अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अविनाश सिन्हा केवल मुस्कुरा सकता था और शांत हो सकता था। 20 घंटे तक उड़ान भरने के बाद विमान आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। श्रीमान अर्जुन, कृपया जाग जाए। अविनाश सिन्हा ने धीरे धीरे अर्जुन को जगाया। हम पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी नींद भरी आंखें मलीं। यह उतरने वाला है। पिछले अनुभव के अनुसार बहुत शोर होगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले जगा दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम तैयार हो जाओ। अविनाश सिन्हा अभी भी एक मूर्ख की तरह शानदार ढंग से मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने अविनाश सिन्हा पर अपनी आंखें घुमाईं। यह आदमी 5 लोगों और 6 लोगों जैसा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले कभी हवाई जहाज के उतरने का अनुभव नहीं किया था? क्या इस पर इतना बड़ा हंगामा करने की सच में कोई ज़रूरत थी? हालांकि अर्जुन ने बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास किया। गल्फस्ट्रीम एक बहुत छोटे समुद्र तट के हवाई अड्डे पर उतरा। संगठन का इक्का पायलट पूरी तरह से एक साधारण विमान के विपरीत था जो उतरते समय चक्कर लगाता और सीधे एक बड़े कोण पर गोता लगाता। वह एक नीले नक्शे की ओर झपटते हुए एक जंगली भेड़िए की तरह था। उसकी हरकतें बहुत रूखी थीं। छोटे हवाई अड्डे से बाहर न निकलने के लिए गल्फस्ट्रीम विमान ने भी सामने के लैंडिंग गियर की ऊंचाई कम कर दी, जिससे घर्षण बढ़ गया। अर्जुन को लगा जैसे वह रात के खाने की मेज पर उल्टी करने वाला है। हे भगवान, ये हरकत बहुत बड़ी है। इसका कोई उपाय नहीं है। संगठन मुख्यालय के लोग सभी पागल हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान का पालन करना असामान्य है। अविनाश सिन्हा ने अपने कंधे उचकाए, अपना धनुष उठाया और फ्लाइट अटेंडेंट को धन्यवाद देते हुए केबिन का दरवाज़ा खोला। अर्जुन ने बारीकी से पीछा किया। अकेले रनवे पर केवल एक हम थी, जिसे शायद संगठन ने विमान लेने के लिए भेजा था। अर्जुन ने आखिरकार आसपास का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। ये हवाई अड्डा कैसा था? ये पूरी तरह से एक समुद्र तट पर बनाया गया था। रनवे के पास कुछ बेतरतीब इमारतें भी थीं। दूर देखने पर पूरे शहर में ज़्यादा ऊंची इमारतें नहीं थीं। ये सिर्फ एक बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था। संगठन की अमीर और शक्तिशाली प्रकृति के अनुसार मुख्यालय एक हलचल भरे महानगर में बनाया जाना चाहिए। अर्जुन ने अपने ऐंतन भाव को छिपाने की कोशिश नहीं की, जिसे स्वाभाविक रूप से उसने देखा था।
यह मेक्सिको का एक छोटा सीमावर्ती शहर है। यहाँ हिंसा बड़े पैमाने पर थी। मेक्सिको सरकार इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी और वे हिंसक संगठन स्वर्ग की तरह थे। इसीलिए संगठन ने इस जगह को चुना। अविनाश सिन्हा ने हमर का अगला दरवाज़ा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ओह, क्या हमें लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? हमें खुद क्यों गाड़ी चलानी पड़ रही है? अर्जुन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ बैठा जब उसने अविनाश सिन्हा को ऐसे अभिनय करते देखा जैसे वह इसके अभ्यस्त हो। क्योंकि हमारी उड़ान 1 घंटे की देरी से थी, सोने की तरह धीमा संगठन स्वाभाविक रूप से ड्राइवर को पहले वापस जाने देता। उन्होंने बस कार यहीं छोड़ दी। जब समय इतना कीमती था तो हमारी उड़ान 1 घंटे देर से क्यों थी? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि पायलट छेद में एक इक्का था? अर्जुन को लगा कि उसका तर्क गलत है। जब तुम सो रहे थे, विमान रास्ते से भटक गया और हवाई वायुसेना बेस के लिए एक चक्कर लगाया। उत्तरी अमेरिकी आयुक्त, जिनका सुबह अमेरिकी सेना के साथ कुछ संघर्ष हुआ था, अमेरिकियों को एक चेतावनी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने विमानों को अमेरिकी हवाई अड्डे पर उन्हें भड़काने के लिए भेजा। अविनाश सिन्हा ने समझाया। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि उसके तर्क में कुछ गड़बड़ थी, बल्कि यह कि उसके विश्व दृष्टिकोण में कुछ गड़बड़ थी। बकवास, संगठन अभी भी अमेरिकी वायुसेना को भड़काने की हिम्मत करता है। अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? अमेरिकी सेना को हमारे संगठन के अनुसंधान एवं विकास विभाग पर कुछ शोध डेटा देने के लिए भरोसा करना होगा। मूल रूप से हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में हमारे आयुक्त पर हमला करने की पहल की। सौभाग्य से ये सिर्फ कुछ छोटी झड़पें थीं और आयुक्त ठीक हैं, वरना यह एक उकसावे से ज्यादा होता। जैसे ही वह उतरा, अर्जुन ने तुरंत संगठनों के पागलपन को पहचान लिया। हम सीमावर्ती शहर की सड़क पर चल रही थी और कई पुलिस कारें पहले से ही उसके पीछे थीं। अविनाश सिन्हा ने अनुवाद किया, तो हम किनारे क्यों नहीं रुक जाते? उसे उम्मीद नहीं थी कि जापानी इतनी सारी भाषाओं में माहिर होगा। अर्जुन के मन में उसके लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया था। हम पुलिस द्वारा जांच नहीं करवा सकते। पिछली सीट पर तिरपाल उठाने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन ने जल्दी से पिछली सीट पर तिरपाल उठाया और तुरंत हक्का बक्का रह गया। 3 AK सीरीज की असॉल्ट राइफलें, 4 डेजर्ट ईगल हैंडगन और इससे भी महत्वपूर्ण बात 2 रॉकेट लॉन्चर थे। वे दोनों वास्तव में इन भारी मारक क्षमता वाले उपकरणों को ले जाते हुए शहर में शान से घूम रहे थे। अगर उन्हें भारत में रखा जाता तो वे शायद सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होते। हमें लेने आई कार में ऐसे उपकरण क्यों हैं? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। ये शहर शांतिपूर्ण नहीं है। अक्सर अपराधी अच्छी कार देखकर लोगों को मार डालते हैं और उनका सामान ले जाते हैं, इसलिए संगठन ने कार में कुछ आत्मरक्षा के उपकरण रखे हैं। अविनाश सिन्हा अभी भी उसी स्वर में बोल रहे थे जो पूरी तरह से स्वाभाविक था। क्या इन उपकरणों को भी आत्मरक्षा कहा जाता है? डाकू कितने अद्भुत थे। उनसे निपटने के लिए उन्हें इस स्तर के उपकरणों की आवश्यकता थी। और पुलिस को कैसे पता चला कि हमारे पास कार में उपकरण हैं? अर्जुन को लगा जैसे उसका दुनिया देखने का नजरिया ढह रहा हो। क्या तुम नहीं जानते कि यह एक प्रसिद्ध ड्रग डीलर इकट्ठा होने का क्षेत्र भी है? उन लोगों के हाथों में बहुत अच्छी चीजें हैं। जहां तक पुलिस हमारा पीछा कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ समय पहले ही हमने बाहरी लोगों को इस कार को शहर में चलाने और हंगामा करने के लिए संगठित किया था। तुम जानते हो, हमारे बाहरी लोग सभी विभिन्न देशों के जिंगगिंग सैनिक हैं। उनके लिए स्थानीय गिरोहों के साथ एक छोटा सा संघर्ष होना सामान्य है। पुलिस को उन गिरोहों द्वारा लाइसेंस प्लेट का पीछा करके कार का पीछा करने का निर्देश दिया गया होगा। अविनाश सिन्हा ने ऐतन भाव से अर्जुन को देखा। अर्जुन अवाक था। ऐसा लग रहा था कि उसका पिछला विश्व दृष्टिकोण संगठन पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 1 मिनट रुको, जब भारी मारक क्षमता वाले उपकरण हर जगह देखे जा सकते हैं और पुलिस हमारा पीछा कर रही है, तो उन्हें हमारा पीछा करना चाहिए। अर्जुन ने अचानक कुछ बुरा सोचा। सही है, उन पुलिसकर्मियों ने भी भारी मारक क्षमता वाले उपकरण लाए होंगे। अविनाश सिन्हा को समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही रियरव्यू मिरर से जवाब प्राप्त कर सकता था। पीछे का पुलिसकर्मी पहले से ही बाहर झुक गया था और एक रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए था। कसकर बैठो, मुझे उनसे छुटकारा पाना है। अविनाश सिन्हा ने उस कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिस पर उसे गर्व था। हमर ने एक आदर्श ड्रिफ्ट किया। न केवल उसने अपने पास से गुजरे रॉकेट लॉन्चरों को हिला दिया, बल्कि वह पुलिस कारों के पीछे भी घुस गई। स्वाभाविक रूप से पुलिस अब रॉकेट लॉन्चर जैसे सामूहिक हत्या के हथियार का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार, अगर वे कारों के एक समूह के बीच में फट जाते तो ये कहा जा सकता है कि वे एक ही समय में 200 दुश्मनों को मार रहे होंगे लेकिन 8000 लोगों को खो देंगे। पुलिसकर्मियों ने अपनी बंदूकें निकाली और हमर पर गोली चलाई। बेशक इस बुलेटप्रूफ हमर के लिए ये सिर्फ एक खुजली थी। मैंने अभी अभी देखा, ये हमर एक नागरिक संस्करण की हमर नहीं लगती है ना? तभी अर्जुन को उस असामान्यता का एहसास हुआ जो उसने गाड़ी में घुसने के बाद से महसूस की थी। यह इसलिए था क्योंकि उसने पहले तारा जैसे अमीर लोगों के साथ व्यवहार किया था कि अर्जुन काफी हमर पर सवार हुआ था।
हालांकि ये हम उन लोगों से अलग थी जिन पर वे सवारी करते थे। विशेष रूप से छत में विशाल छेद, यह एक सनरूफ नहीं हो सकता है, बल्कि मशीनगनों के लिए एक निश्चित रैक हो सकता है। सही है, यह एक अमेरिकी सैन्य हमर है। अर्जुन फिर से अवाक हो गया। हमर पहले ही पुलिसकारों के समूह को छोड़ चुकी थी। कुछ और सुंदर चालों के बाद ये लगातार तेज हो गई, पूरी तरह से पीछा करने वाली पुलिसकारों से खुद को मुक्त कर लिया। कैसा है? मेरे ड्राइविंग कौशल अच्छे हैं, है ना? मैंने सच में अकिता पर्वत पर काफ़ी पेशेवर रेसरों को हराया है। अविनाश सिन्हा ने एक गर्व भरी मुस्कान प्रकट की। लगता है संगठन वास्तव में संकी और राक्षसों का एक शिविर है। अविनाश सिन्हा वास्तव में पीछा किए जाने पर भी अपने कौशल का प्रदर्शन करना नहीं भूले। मैं अभी भी तुम्हारे सैन्य संस्करण से क्या मतलब है, यह नहीं समझ पाया। असली हम केवल अमेरिकी सेना और उनके सहयोगियों के लिए हैं। संगठन ऐसी चीज़ कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी पूछा। उसे संगठन पहुंचने से पहले जितना संभव हो सके समझना था। हम के बारे में भूल जाओ, बेस के अंदर F-15 और F-16 लड़ाकू विमान भी खड़े हैं। ऐसा लगता है कि तुम संगठन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। संगठन भोजन के लिए अन्य देशों से कहीं बेहतर तकनीक पर निर्भर था, इसलिए अमेरिकी सेना और अन्य देशों के उपकरणों ने कमोबेश संगठन की मदद मांगी थी। इसके अलावा विभिन्न हथियार कंपनियों के उच्च अधिकारियों में कई संगठन हैं। अगर वे महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में जानकारी संगठनों को वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या संगठन एक और विकास शुल्क नहीं बचाएंगे? वास्तव में तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो, राज्य और हथियार कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और वे एक विषय का अध्ययन करने में बहुत सारी सामग्री और जनशक्ति खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु बम की संरचना लगभग हमेशा समान होती है। अमेरिकी निर्माण के बाद बेशक डेटा पूर्व सोवियत संघ को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन पूर्व सोवियत संघ को भी परमाणु बमों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें फिर से बनाना पड़ा, बहुत सारी सामग्री और मानव संसाधन खर्च करते हुए, बस वही दोहराने के लिए जो संयुक्त राज्य ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था। अगर इस दुनिया में तकनीक सिर्फ एक समुदाय है, चाहे अनुसंधान के किसी भी पहलू को सार्वजनिक किया जा सकता है, दुनिया के वे शक्तिशाली वैज्ञानिक अब जो कुछ भी है उस पर शोध करने के लिए ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते और अन्य तकनीकों पर अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। मुझे डर है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर अब की तुलना में बहुत अधिक है। वास्तव में जब संगठन की स्थापना हुई थी तो यह वैज्ञानिकों के एक समूह से बना था। यह उनके वैज्ञानिक अनुसंधान सामग्री के निस्वार्थ योगदान के कारण था कि संगठन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाकी देशों से आगे था। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उसने चुपचाप उन शब्दों को पचा लिया जो अविनाश सिन्हा ने कहे थे। हाँ, विशेष रूप से सैन्य उद्योग में कई वैज्ञानिक केवल खुद को दोहरा रहे हैं। अगर इन वैज्ञानिकों की शक्ति को उनकी उचित जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाता तो तकनीक निश्चित रूप से अद्भुत होती। हालांकि संगठन वास्तव में इतना सरल था। अविनाश सिन्हा ने जो कहा उसके अनुसार संगठन मूल रूप से एक बड़ी शोध कंपनी की तरह ही था। शोध सामग्री केवल आंतरिक रूप से प्रसारित की जाएगी और शायद बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं होगी। भले ही यह अनुसंधान संस्थान किसी भी अन्य कंपनी से कहीं बड़ा हो, फिर भी यह एक बड़े देश के शोध का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होगा। इसे दुनिया भर में तिरस्कार की दृष्टि से भी देखा जाएगा। ठीक वैसा ही जैसा अविनाश सिन्हा ने उल्लेख किया था, पूर्व सोवियत संघ ने एक परमाणु बम बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अनुसंधान समूह इकट्ठा किया था। पूर्व सोवियत संघ को कुछ पहली पंक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे जासूसों पर भरोसा करना पड़ता था, और संगठन सभी देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान का नेतृत्व कैसे करता था? ये केवल ये कहा जा सकता है कि संगठन के भीतर एजेंटों की एक टीम थी जो दुनिया को हिला सकती थी। शायद उन्हीं की वजह से वे सभी प्रकार की उन्नत तकनीक प्राप्त कर सकते थे और बार बार के शोध से बच सकते थे। अर्जुन हक्का बक्का होकर अपने सामने मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार को देख रहा था। दर्जनों संगमरमर के खंभे, जिन्हें एक व्यक्ति भी नहीं पकड़ सकता था, पिरामिड के आकार की छत को सहारा दे रहे थे। छत के दोनों ओर 5 मीटर ऊंची मूर्तियां रखी हुई थीं और सीढ़ियां लाल कालीन से ढकी हुई थीं। अगर पिरामिड की छत के ऊपर वर्ल्ड ट्री का चिन्ह न होता तो अर्जुन सोचता कि वह किसी पहाड़ी पार्क में आ गया है। तुम वहां गुमसुम क्यों खड़े हो? चलो, अविनाश सिन्हा ने आगे से आग्रह किया। अर्जुन के पास तेजी से अनुसरण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या ये सच में मुख्यालय है? अर्जुन ने कमजोर स्वर में पूछा। बेशक ये मुख्यालय है, हमने गलत रास्ता नहीं पकड़ा। अविनाश सिन्हा एक पल के लिए संदिग्ध हुआ, फिर अचानक कुछ एहसास हुआ। ओह, तुम कह रहे हो कि इस प्रकार की भवन शैली बहुत दिखावटी है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। वास्तव में संगठन की मुख्य ताकत वे शोधकर्ता हैं और मुख्यालय उनके लिए एक सामान्य छवि बनाना चाहता है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बॉस को ये शैली पसंद थी। उसे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह रोमन साम्राज्य की वास्तुकला है। उसे उस तरह की दबंग हवा पसंद है जो दुनिया में अद्वितीय है।
अविनाश सिन्हा चलते चलते अर्जुन को मुख्यालय की दिलचस्प बातें समझा रहा था। रास्ते में इतने सारे झटके मिलने के बाद अर्जुन वास्तविकता को जल्दी से स्वीकार करने में सक्षम हो गया। देखने से लग रहा था कि मुख्यालय ने वैज्ञानिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। यह एक नई कार पार्किंग की तरह लग रहा था जो BMW, मर्सिडीज, लेक्सस और यहाँ तक कि काफ़ी कुछ रोल्स और बेंटले से भरी हुई थी। शोधकर्ताओं के प्रति संगठन का व्यवहार बहुत अच्छा है। जब तक ये लोग एक संगठन में शामिल होने और रहस्य रखने को तैयार हैं, वे एक अमीर व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। तो क्या होगा अगर ये लोग संगठन का रहस्य लीक कर दें? मेरा अनुमान है कि दुनिया में कई संगठन हैं जो वर्ल्ड ट्री की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं के बारे में जानते हैं और इन शोधकर्ताओं को लूटना चाहते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, यह मत भूलो कि हमारी भूमिका संगठन के दुश्मनों को खत्म करना है। जिन्होंने संगठन को धोखा दिया वे स्पष्ट रूप से संगठन के दुश्मन भी हैं। अविनाश सिन्हा ने हल्के से सवाल का जवाब दिया। अर्जुन चुप हो गया। संगठन अभी भी दुनिया को नीची नज़र से देख सकता था और गद्दारों से निपटने के उनके तरीके स्वाभाविक रूप से सरल नहीं थे। अविनाश सिन्हा आखिरकार अर्जुन को महल जैसी इमारतों के एक ढेर पर ले आया और वहां एक चर्च भी था। शोधकर्ताओं को ज़्यादा आधुनिक शैली पसंद है, जबकि हम जो एक मिशन पर हैं पारंपरिक वास्तुकला पसंद करते हैं। चलो सीधे बॉस से मिलने चलते हैं। ऐसा लग रहा था कि अविनाश सिन्हा वास्तव में मुख्यालय को अपना घर मानता था और अर्जुन को परिचय देते समय गर्व भरे स्वर में भी उनका परिचय दे रहा था। स्वागत है, हमारा नया छोटा दोस्त आखिरकार आ गया है। बॉस के नाम से जाने जाने वाले इतालवी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हर कोई हिंदी में धारा प्रवाह होगा और देखने से लग रहा था कि हर कोई कई भाषाओं में माहिर था। अर्जुन हीन महसूस किए बिना नहीं रह सका। बॉस 50 के दशक का एक इतालवी व्यक्ति, सुगंधित था और एक अच्छी तरह से तैयार सूट में तैयार था, जिसमें एक लाल रंग की शर्ट के बटन खुले हुए थे जिससे सुनहरे बालों वाले सीने के बाल दिखाई दे रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके फूले हुए सुनहरे बालों ने अर्जुन को महसूस कराया कि वह एक शेर है। नहीं, वह शेर राजा था। अर्जुन ने इस शेर राजा की ओर एक सार्वभौमिक सैन्य सलामी दी। आखिरकार यह उसकी पहली मुलाकात थी। अर्जुन को नहीं पता था कि इस व्यक्ति को शिष्टाचार से मिलना पसंद है, इसलिए उसने सीधे सलामी दी। बॉस ने एक सैन्य सलामी के साथ जवाब दिया, मेरा नाम ऑक्टेवियो फ्रांसिस्को है, तुम मुझे ओक कह सकते हो। मैं पूर्व से हूँ। बॉस ने अर्जुन के कंधों पर जोर से थपकी दी, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। हमें बहुत खुशी है कि तुम वर्ल्ड ट्री के परिवार में शामिल हो गए हो और मैंने तुम्हारे लिए एक स्वागत उपहार तैयार किया है। जूलियस, तुम हमारे छोटे दोस्त को उस तोहफे का परिचय दोगे जो हमने उसके लिए तैयार किया है। बॉस के पीछे एक सफ़ेद बालों वाला लेकिन उत्साही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जैव रासायनिक रूपांतरण को एक उपहार के रूप में देखेगा। सच में, क्या लोगों को मजबूत बनाना शिष्टाचार का सबसे अच्छा रूप नहीं है? बॉस ने कंधे उचकाए अपनी उलझन व्यक्त की। जब अर्जुन ने जैव रासायनिक रूपांतरण शब्द सुना तो उसकी आत्मा जाग उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मुख्य विषय पर आ जाएगा। जूलियस ने अपने हाथों में फोल्डर खोला। अर्जुन, है ना? मैं अब तुमसे इस सूचित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता हूँ। अर्जुन ने सौंपे गए दस्तावेजों को देखा। वे सभी अंग्रेजी में थे और वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। इसलिए अर्जुन हिचकिचाया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, ये संशोधन निश्चित रूप से सुरक्षित और हानिरहित है। बॉस ने अर्जुन के कंधों पर थपकी दी और उसे सांत्वना दी। हालांकि इस कार्रवाई ने अर्जुन को थोड़ा असंतुष्ट कर दिया। वे सभी 50 के दशक में थे। दूसरों के कंधों पर हमेशा थपकी देना बहुत अशिष्ट था। दूसरे शब्दों में, ये बॉस दूसरों का सम्मान नहीं करता था। दूसरे शब्दों में, इस बॉस में किसी श्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति की हवा नहीं थी। तुम हमारे संगठन का कीमती खजाना हो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने को तैयार नहीं हैं। बॉस के शब्दों ने अर्जुन को महसूस कराया कि वह एक ऐसा उत्पाद है जो सिर्फ बिक्री के लिए था। सही है, कस्टम निर्मित संशोधन संगठन में उच्चतम तकनीकी सामग्री वाला है। इसके अलावा हमने तुम्हारे लिए 3 महीने का प्रशिक्षण सत्र तैयार किया है। जूलियस ने भी समझाया, इस परिवर्तन का उद्देश्य तुम्हारी क्षमता को उजागर करना और सभी पहलुओं में तुम्हारी क्षमता में सुधार करना है। सभी पहलू? अर्जुन थोड़ा संदिग्ध था। हाँ, सभी मामलों में। बॉस ने एक क्यूबाई सिगार जलाया और 2 कश लिए। पूरे कमरे में एक मीठी सुगंध थी। पिछली बार जब तुम गॉडफ्रे के साथ गए थे तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए था, जबकि भारत भूषण अपने शरीर की समन्वय क्षमता बढ़ाने के लिए था। युवेना मुख्य रूप से अपनी 5 इंद्रियों की समन्वय क्षमता में सुधार करने के लिए थी। अतीत में हमारे संगठन का हर योद्धा मुख्य रूप से अपनी क्षमता बढ़ाता था। अब तुम्हारे मूल्यांकन के बाद हमने सभी पहलुओं में तुम्हारी क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। बेशक ये पहली बार है जब संगठन ने ऐसा किया है। हमें ठीक नहीं पता कि तुम्हारी क्षमता कितनी बढ़ेगी।
हत्यारा संगठन पहले सभी प्रकार की अद्भुत शारीरिक तकनीकों के साथ दुनिया को नीची नज़र से देखता था और हम तकनीक और संशोधनों पर भरोसा करके मुश्किल से उनसे लड़ पाते थे। और अब उनकी तकनीक भी दिन ब दिन बदल रही है। बॉस की आंखों में चिंता का एक संकेत दिखाई दिया। अभी हमारे संगठन के लोगों के पास उससे आमने सामने लड़ने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमें सुपर सैनिक तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक कैप्टन अमेरिका की तरह। बॉस ने फिर से अर्जुन के कंधों पर थपकी दी, लेकिन अपने विचारों में डूबे अर्जुन ने कोई आपत्ति नहीं की। तो तुम हमारे कैप्टन अमेरिका होगे जो हमें जीत की ओर ले जाएगा। 3 महीने बाद रियो डी जेनेरियो। संगठन का प्रमुख ऑक्टेवियो फ्रांसिस्को जूलियस के साथ सोफे पर बैठा देख रहा था। इस हत्या का निशाना हत्यारा संगठन का दूसरे नंबर का हत्यारा है, जिसका कोडनेम मांसढाल है। मांसढाल ब्राजीलियाई है। ब्राजीलियाई जुजुत्सु में माहिर है, अत्यंत शक्तिशाली है और अतीत में हमारे 3 आयुक्तों को मार चुका है। जूलियस ने स्क्रीन को जूम इन किया, एक मोटे मांसल ब्राजीलियाई पर जूम इन करते हुए। अब वह इस झुग्गी में हमारे 4 अन्य आयुक्तों से घिरा हुआ है। ... अविनाश सिन्हा सहित संगठन के आयुक्त घबराहट में अपने लक्ष्य के साथ सड़क पर दौड़ रहे थे। दूसरे पक्ष की बदनामी पूरे संगठन में फैल चुकी थी, इसलिए भले ही 4 शक्तिशाली आयुक्त एक साथ कार्रवाई कर रहे थे, किसी ने भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। नंबर एक मांसढाल अभी तुम्हारी दिशा में बढ़ रहा है। कान में लगे माइक्रोफोन से अविनाश सिन्हा ने अपने साथी की चीख सुनी। पास की एक इमारत जो नियमों को तोड़ रही थी, एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और मांसढाल का विशाल शरीर अविनाश सिन्हा की दृष्टि में आ गया। अविनाश सिन्हा ने तुरंत अपने हाथ में MP5 सबमशीन गन उठाए और 2 सेकंड से भी कम समय में मैगजीन की 40 गोलियां दाग दीं। इतनी करीबी दूरी पर अविनाश सिन्हा स्वाभाविक रूप से बिना चूके गोली चलाने में कामयाब हो सकता था, लेकिन वह मांसढाल पूरी तरह से अनहाम था। ऐसा लगता है कि हिटमैन संगठन ने नए सुपर एलॉय पर अच्छी तरह से शोध किया है और इसे बुलेटप्रूफ वेस्ट में बनाया है। उन्होंने इसे अपने संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को वितरित किया है। जूलियस ने स्क्रीन पर स्वाइप किया और मांसढाल पर नए एलॉय की जानकारी मंगाई। इस एलॉय का फॉर्मूला अज्ञात है, लेकिन पहली बार मुझे पता चला कि यह अर्जुन और भारत भूषण थे जो हांगकांग के ऑपरेशन के दौरान रोबोटिक आदमी का सामना कर रहे थे। हमारे अनुमान के अनुसार इस तरह का कवच सभी असॉल्ट राइफलों से पूरी तरह से बचाव कर सकता है और कम से कम 30 मीटर दूर से एंटी इक्विपमेंट हथियारों द्वारा दागी गई गोलियों से बचाव कर सकता है। अभी तक केवल बड़े विस्फोटक उपकरण ही इस मांसढाल को मारने की गारंटी दे सकते हैं। ये खबर सुनकर ऑक्टेवियो का चेहरा उतर गया। मांसढाल तेजी से अविनाश सिन्हा की ओर बढ़ा, लेकिन बस उसके कंधे से रगड़कर निकल गया। अविनाश सिन्हा चौंक गया, तभी उसे एहसास हुआ कि जिस पल में वे उसके पास से गुजरे थे, उस मजबूत हत्यारे ने उसका खंजर छीन लिया था। वह खंजर एक नए प्रकार के एलॉय से बना था। जब ब्लेड मांसढाल के हाथों में गिर गया था, तो वह उसे जाने नहीं दे सकता था। अविनाश सिन्हा ने आधे सेकंड से भी कम समय के लिए हिचकिचाया और जब दूसरा पक्ष अभी भी उससे आधा मीटर दूर नहीं था, उसने बड़े कैलिबर का डेजर्ट ईगल निकाल लिया। आखिरकार यह एक अत्यंत मजबूत बचाव था, इसलिए इस डेजर्ट ईगल को एक संगठन द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें मौजूद गोलियां 5 मीटर के दायरे में एंटी इक्विपमेंट हथियारों के बराबर थीं। अविनाश सिन्हा ने अपना शरीर थोड़ा घुमाया। जब उसका प्रतिद्वंद्वी उससे आधा मीटर की दूरी पर था, तो उसे निशाना लगाने की जरूरत नहीं थी और उसने तुरंत सभी 6 गोलियां दाग दीं। जिस क्षण गोली भाले से निकली, उसने एक मजबूत ध्वनि अवरोध उत्पन्न किया। जोरदार आवाज और हटना ने अविनाश सिन्हा के शरीर को सुन्न कर दिया। मांसढाल ने अविनाश सिन्हा को ठंड से देखा, उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस तरह की शक्ति उसके सामने केवल खेल रही थी, जिससे अविनाश सिन्हा को भागने के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मांसढाल ने तुरंत वह खंजर निकाला जिसे उसने अभी अभी छीना था, उछला और अविनाश सिन्हा के कंधे की ओर वार किया। खंजर ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने अविनाश सिन्हा के कंधे को भेद दिया। विशाल मांसढाल द्वारा लाई गई जड़ता ने सीधे अविनाश सिन्हा को हवा में उड़ा दिया, जब तक कि वह अपने पीछे की अवैध इमारत से नहीं टकराया और रुक गया। सौभाग्य से अन्य 3 आयुक्त पहले ही दौड़कर आ गए थे और मांसढाल की ओर गोलियों की बौछार कर दी थी। गोलाबारी की आड़ में उन्होंने अविनाश सिन्हा को बचाया। इस बार 4 आयुक्त चूहे बन गए, मांसढाल एक बिल्ली बन गया और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। कमांड रूम में बॉस के भाव को केवल उदास ही बताया जा सकता था। हिटमैन संगठन के उच्च पदस्थ हिटमैन के पास पहले से ही शारीरिक फिटनेस थी, जो जैव रासायनिक संशोधन के बाद आयुक्तों से कहीं बेहतर थी। अब जब वे लगभग अजेय नए प्रकार के एलॉय कवच से लैस थे, तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता था। इस कवच को लैस करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह मध्य दुनिया में एक भारी बख्तरबंद योद्धा के मांसढाल की तरह इतना लचीला क्यों है? कमांड रूम में एक युवा शोधकर्ता ने अपना हाथ उठाया और पूछा।
गॉडफ्रे की हांगकांग संचालन रिपोर्ट के अनुसार हत्यारा संगठन ने कवच को नियंत्रित करने के लिए चुंबकीय धारणा का उपयोग करने वाली एक तकनीक विकसित की है। जूलियस ने गॉडफ्रे द्वारा ली गई तस्वीर को वीडियो पर प्रक्षेपित किया, जिसमें मध्य दुनिया के भारी बख्तरबंद योद्धा रोबोट को दिखाया गया था जिसे अर्जुन ने हांगकांग में देखा था। हमारे पास यह मानने का कारण है कि हत्यारा संगठन ने इस तकनीक को हथियारों के उपकरणों पर लागू किया है। ठीक लाइव प्रसारण की तरह इस मांस ढाल पर कवच वास्तव में उसकी मांसपेशियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमें संदेह है कि हत्यारा संघ ने ब्रेनवेव तकनीक भी विकसित की है। मांस ढाल मस्तिष्क की तरंगों को हेलमेट पर लगे नियंत्रक तक भेजकर मांसपेशियों को हिलाने का निर्देश देता है, जो तब चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके भारी कवच को अपने आप हिलाने देता है। इस तरह यह मांस ढाल की सहनशक्ति का उपभोग नहीं करेगा। ऑक्टेवियो खड़ा हो गया। सज्जनों, हत्यारा संगठन जो हमेशा शारीरिक तकनीकों पर गर्व करता रहा है, तकनीक के मामले में पहले ही हमसे आगे निकल चुका है। उनके रक्षात्मक कौशल हमसे बहुत खराब नहीं हैं। अतीत में हम आयुक्त हमेशा दुश्मन के खिलाफ बचाव के लिए अपनी मजबूत रक्षा पर निर्भर रहते थे। हत्यारा संगठन ने अब हमारी सभी युक्तियों पर अच्छी तरह से शोध कर लिया है। हत्यारे संघ की तकनीकी शक्ति शैतान नामक एक समूह से आती है। जूलियस ने जोड़ा, दुश्मन हमारी ताकत से सीख रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत से सीख सकते हैं। बॉस ने जूलियस को घूरा। हालांकि वह केवल अंतराल को भरने की कोशिश कर रहा था, उसे बीच में टोकना कोई सभ्य बात नहीं थी। हमें उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है जिस तरह से हम भारी हथियारों का इस्तेमाल करते थे जिस क्षण हम उन्हें हरा नहीं सकते। हमें उत्कृष्ट आयुक्तों के एक समूह का पोषण करने की ज़रूरत है। अब हमारा वर्ल्ड ट्रेनर केवल सबसे मजबूत ढाल बनाना चाहता है, बल्कि सबसे मजबूत भला भी बनाना चाहता है। चाहे वह शारीरिक गुणवत्ता हो या हथियार और उपकरण, ये भला हिटमैन संगठन से आगे निकलना चाहिए। अर्जुन को कार्रवाई करने दो, बॉस ने आदेश दिया। हेलीकॉप्टर मांस की ढाल झुगी झोपड़ियों में लगातार उछलकूद कर रहा था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हुआ विस्फोट किसी बड़े विस्फोटक उपकरण से कम नहीं था, इसलिए आत्मविश्वास से भरे मांस की ढाल को भी अस्थायी रूप से हमले से बचना पड़ा। हालांकि इस हेलीकॉप्टर का असली काम वह नहीं था जो मांस की अर्जुन मुख्यालय में लौट आया। अब तुम कमाल के हो गए हो, अविनाश सिन्हा ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। तुम मुख्यालय में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो। आखिरकार तुम्हें संगठनात्मक प्रौद्योगिकी के ताज पर मोती कहा जा सकता है। चलो भी, इन शोधकर्ताओं के लिए मैं सिर्फ एक चलता फिरता चूहा हूं। उनमें से हर कोई मुझ पर प्रयोग करना चाहता है और संगठन से धन प्राप्त करना चाहता है। अर्जुन ने असहाय होकर कहा, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि वह जानबूझकर सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। जैसा कि अविनाश सिन्हा ने कहा था, अर्जुन पूरे संगठन के उच्चतम स्तर की तकनीकी शक्ति का प्रत्यक्ष अवतार था। कल हत्यारे संघ की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले मांस की ढाल के साथ लड़ाई के बाद अर्जुन ने वास्तव में अपनी ताकत को पहचान लिया था, जो कि उसके शोध और प्रशिक्षण में बर्फ ठंडे नंबरों की तुलना में कुछ भी नहीं था। ये जानना जरूरी था कि जब अर्जुन और भारत भूषण हत्यारों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाली काली पोशाक वाली महिला का सामना कर रहे थे, तो उन्हें अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए आत्मविनाश का सहारा लेना पड़ा था। हांगकांग की लड़ाई में संगठन ने काली पोशाक वाली लड़की को हराने के लिए युवेना और अन्य 2 अनुभवी जिंगजिंग को भी भेजा था, लेकिन अब अर्जुन ने हत्यारे संघ के दूसरे स्थान के मांस की ढाल को मार डाला था। ये भी कहा जा सकता है कि वह नाम था। संभवतः सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति वर्ल्ड ट्री नहीं बल्कि हत्यारा संगठन था। शायद अगली बार अर्जुन को मारने के लिए कुछ हत्यारे आएंगे, ठीक उसी तरह जैसे पिछले कुछ वर्ल्ड ट्री जिंगजिंग ने उसे घेर कर मार डाला था। अभी अर्जुन और अविनाश सिन्हा अपने बॉस के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। तुमने कल बहुत अच्छा किया, ऑक्टेवियो ने एक बार फिर अर्जुन के कंधों पर जोर से थपकी दी। अब मुझे लगता है कि हिटमैन संगठन घबराहट में है। भविष्य में सभी हिटमैन तुमसे दूर भागेंगे। अर्जुन सच में अपने बॉस की गलत शब्दों के इस्तेमाल के लिए प्रशंसा करना चाहता था। अतीत में हत्यारे संघ की युद्ध क्षमता में अचानक वृद्धि के कारण हमारे पास अपनी रक्षात्मक रेखा को सिकुड़ने और हमला करने के कई अवसर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब हमला करने की हमारी बारी है। बॉस ने अपने पीछे से एक पेंटिंग निकाली और उसे मेज पर फैला दिया। क्या तुम इस पेंटिंग को पहचानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, ये पेंटिंग माजारी का चित्र है। बॉस ने जो खोला था वह माजारी का चित्र था जिसे उसने गॉडफ्रे और युवेना से हर कीमत पर हांगकांग से वापस लाने का अनुरोध किया था। ये पेंटिंग वास्तव में एक खजाने की चाबी है। ये खजाना जापान के समुद्र में स्थित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और अविनाश सिन्हा इसे पुनः प्राप्त करो। बॉस ने अचानक कार्य सौंपना शुरू कर दिया। मैंने भारत भूषण की रिपोर्ट से सुना है कि तुमने तीसरे स्थान के हत्यारे संघ से लड़ाई की थी। सही है, उस हत्यारे ने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उसकी लड़ने की शैली पूरी तरह से अथाह है, उसकी वर्तमान लड़ने की शैली के विपरीत, जो मुझे यह महसूस कराती है कि वह एक प्रसिद्ध जापानी निंजा है।
अर्जुन ने थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार एक विशेषण के रूप में निंजा तकनीक शब्द का उपयोग करने का फैसला किया। सही है, वह हत्यारा वास्तव में एक असली निंजा है। जब तुमने पहले उसके साथ लड़ाई की है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी ताकत वास्तव में उतनी महान नहीं है। वह केवल सभी प्रकार की अजीब हरकतों पर निर्भर करती है। जिस खजाने को मैं इस बार तुमसे प्राप्त करवाना चाहता हूँ वह असली निंजा कला है। बॉस ने प्रोजेक्टर चालू किया और दीवार पर एक शास्त्रीय जापानी प्रकार का जहाज दिखाई दिया। इस जहाज का नाम पवन तरंग है। यह 1947 के विभाजन से पहले एक निंजा का था। 1947 के विभाजन के दौरान इस जहाज को अमेरिकी वायुसेना द्वारा गलती से एक परिवहन जहाज मान लिया गया था और जापान के 4 द्वीपों के पास उड़ा दिया गया था। बमबारी में पवन देव की भी मृत्यु हो गई। पवन देव 1947 के विभाजन के दौरान एक प्रसिद्ध निंजा थे। संयुक्त राज्य सेना के रिकॉर्ड के अनुसार 1947 के विभाजन के दौरान उनसे संबंधित कई हत्याएं हुईं। विस्फोट के समय वह अमेरिकी सेना के उच्चतम स्तर पर हत्या की तैयारी के लिए भारत जाने के रास्ते में थे। हमारे द्वारा प्राप्त सुरागों के अनुसार उस समय समुद्र में जाते समय पवन देव अपने साथ एक किताब लाए थे। किताब के अंदर वह निंजा कला थी जो जापान ने प्राचीन काल से सीखी थी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार इस पवन तरंग का पता लगा सकते हो और निंजा कला को रिकॉर्ड करने वाली किताब वापस ला सकते हो। बॉस ने माजारिका चित्र को लपेटा और उसे अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने सावधानी से पेंटिंग प्राप्त की। जब दूसरा पक्ष हमारे सबसे मजबूत लाभ की नकल कर सकता है तो हमें हिटमैन संगठन से लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। इस बार तुम नेता होगे अर्जुन। हम तुम्हारे लिए जापान में सभी ताकतों को तुम्हारी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए संगठित करेंगे। अविनाश सिन्हा, तुम टीम लीडर के सहायक होगे और तुम्हारे परिवार का जापान में अच्छा प्रभाव है। मुझे उम्मीद है कि तुम मिशन पूरा करने में टीम लीडर की सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो। अपने बॉस के आदेश के साथ अर्जुन और अविनाश सिन्हा केवल स्वीकार कर सकते थे और अर्जुन का केवल एक ही सवाल था, जो ये था कि अपने बॉस से शक्तिशाली प्रशंसा प्राप्त करने के लिए इस अविनाश सिन्हा के परिवार की जापान में वास्तव में कितनी शक्ति थी। चेंगतियान हवाई अड्डा, ओसाका शहर, जापान। 10 काली टोयोटा क्राउन सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन पास के ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। छोटे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जानते थे कि ये कारें नए अमीर और शक्तिशाली परिवारों की थीं। ओसाका में नए टाइकून को नए युग के शासक के रूप में जाना जाता था। जापान के युद्ध युग के दौरान ओसाका शहर का राजा महान मंडप था और नया कुल प्रमुख शिनजिंग ओसाका शहर का असली राजा था। ओसाका शहर का हर बुजुर्ग, संसद के सदस्यों से लेकर याकुजा के सदस्यों तक, नए परिवार के अधीन था। गरीब छोटे ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्वाभाविक रूप से इन बड़े शॉट्स को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करते थे। बकवास, कौन सा बड़ा शॉट आ रहा है? वह इतना अभिमानी क्यों है? अभी अर्जुन एक बहुत बड़ा बक्सा ले जा रहा था जिसके अंदर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात कुछ दवा थी। जब जूलियस ने सुना कि अर्जुन लंबे समय के लिए मुख्यालय छोड़ने जा रहा है तो उसने इन सभी दवाओं को अर्जुन के सीने में भर दिया। उसके कहने के अनुसार इन दवाओं का सेवन करने के बाद 1 घंटे के भीतर परीक्षण उपकरण पर अर्जुन के शरीर के सभी संकेतक सामान्य हो जाएंगे। ये भी एक जैव रासायनिक संशोधन के बाद एक नुकसान था। अर्जुन के शरीर के विभिन्न संकेतक एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में फिट नहीं बैठते थे। उदाहरण के लिए, अर्जुन के शक्तिशाली शरीर को रक्त और ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए उसका दिल एक सामान्य व्यक्ति की दर से 2 गुना धड़क रहा था। जब तक वह किसी भी प्रकार के चिकित्सा उपकरण का उपयोग करके जांच करता, अर्जुन अपने पूरे शरीर में एक बीमारी वाला रोगी होता। बेशक ये लोग हमें लेने आए हैं। अविनाश सिन्हा ने समूह के नेता को हाथ हिलाया, जो तुरंत उत्सुकता से दौड़ा। युवा स्वामी, काले कपड़े पहने आदमी ने 90 डिग्री झुककर अविनाश सिन्हा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। अर्जुन आखिरकार पहले भी जापान आ चुका था, इसलिए उसने जापान के याकुजा के साथ बातचीत की थी। किसने सोचा होगा कि अविनाश सिन्हा, जिसने कभी कुछ भी प्रकट नहीं किया, वास्तव में एक गहरी पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति था। अर्जुन को अमीर लोगों के असाधारण जीवन की एक नई समझ मिली थी। चूंकि मिशन तत्काल नहीं था, अर्जुन ने उसके अच्छे इरादों का पालन करने का फैसला किया। काली टोयोटा क्राउन शांत मध्य सड़क पर चल रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और काफिला कभी कभी रुक जाता था। जो अर्जुन मौत की हद तक ऊब चुका था, उसके पास भी खिड़की से बाहर देखने का समय था। ये वास्तव में जापान के सबसे शास्त्रीय शहरों में से एक था, जो टोक्यो की ऊंची इमारतों के विपरीत था। कार के अंदर से अर्जुन ने सभी प्रकार की अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन इमारतों, सभी प्रकार के उत्तम ओरिएंटल महल शैली के घरों और दूर की ऊंची इमारतों को देखा। यह एक पुराने जिले और एक नए शहर के बराबर था। बेशक इस पुराने जिले की हर इंच जमीन की कीमत थी और उनका वर्तमान लक्ष्य पुराने जिले का सबसे महंगा क्षेत्र था। ओसाका के नीचे राजभवन के नाम से जाना जाने वाला एक रेस्तरां था।
ये रेस्तरां शांत सड़क पर एकमात्र ऐसी जगह थी जो व्यापार के लिए खुली थी। रेस्तरां का दरवाजा बंद था। केवल एक वेटर एक छाते के नीचे खड़ा था। नौकर ने अर्जुन और अन्य लोगों के लिए कार का दरवाजा खोला और छाता सौंप दिया। युवा स्वामी, कुलपति काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वेटर विनम्र था। अर्जुन, चलो। मूल रूप से ये रेस्तरां केवल शाम 8 बजे तक खुला रहता था, लेकिन जब से तुम आए हो मैंने उन्हें खुलने का समय बढ़ाने दिया है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री देर से आए थे तो हमारे पास इसके साथ कुछ खास करने को नहीं था। अविनाश सिन्हा ने अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन ने धक्का मुक्की नहीं की और बड़े बड़े कदमों से अंदर चला गया। संगठन में सबसे मजबूत होने के नाते अर्जुन की भविष्य की संभावनाएं अथाह थीं। उसे इस तरह जीने की आदत डालनी पड़ी। यह मेरे पिता हैं, विक्रम सिन्हा। अविनाश सिन्हा ने उत्साह से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का परिचय कराया, जो किमोनो पहने हुए था और जो पहले से ही मुख्य सीट पर बैठा था। दूसरे पक्ष ने भी अर्जुन को प्रणाम किया। जब वह गांव में प्रवेश कर ही चुका था तो उसे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ा। अर्जुन ने भी प्रणाम किया और गहराई से झुका। एक स्क्रीन ने पूरी तरह से मेज को घेर रखा था। 6 सफ़ेद वस्त्र पहने परिचारक एक सीधी रेखा में खड़े थे, किसी भी समय उन तीनों की सेवा के लिए तैयार थे। अर्जुन ने देखा कि ये सभी कटलरी चांदी की नहीं बनी थीं, लेकिन उन पर एक तरह का निशान था। जापान के लोगों की आदतों के अनुसार यह नए बॉस का कुलचिन्ह होना चाहिए। 3 वेटर उन तीनों के लिए शराब डाल रहे थे और बीफ काट रहे थे। अर्जुन को पूरी प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बार फिर आह भरी कि पैसा होना कितना अच्छा है। कुछ भी न करना और बस नौकरों के खिलाने का इंतजार करना ठीक था। ये देखा जा सकता था कि अविनाश सिन्हा लंबे समय से इस जीवन शैली के आदी हो चुके थे और अपने पिता की तरह ही उन्होंने इन नौकरों के सामने एक स्वामी की गरिमा बनाए रखी। अर्जुन ने उनकी हर एक हरकत को याद किया ताकि वह उनसे सीख सके। यह कोबे बीफ है जिसे मैंने अभी अभी काटा है। इस बीफ के टुकड़े का मूल्य $1000 से अधिक है। आखिरकार उसने और अर्जुन ने 3 महीने तक एक साथ प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसे अर्जुन की रहने की स्थिति की काफ़ी अच्छी समझ थी। जब हमें एक उचित मेजबान नहीं मिलता है तो कृपया उदार बने। विक्रम सिन्हा ने अर्जुन की ओर अपना गिलास उठाया, अपने ही बेटों के बीच की बातचीत को बाधित करते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुलपति सिन्हा इतनी धाराप्रवाह हिंदी बोलेंगे। अर्जुन ने भी अपना प्याला उठाया। दूसरे इतने भावुक थे तो उन्हें कम से कम थोड़ी चापलूसी तो करनी ही चाहिए। आखिरकार भारत एक पूर्वी एशियाई राष्ट्र है। वे अक्सर व्यापार में आप भारतीय लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इसलिए हिंदी में बोलना बेहतर होगा। हत्यारा संघ एशिया प्रशांत क्षेत्र में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। इसके अलावा श्रीमान अर्जुन इस समय वर्ल्ड ट्री ऑर्गेनाइजेशन का गौरव थे और उनका जन्म भारत में हुआ था। भविष्य में श्रीमान ऑक्टेवियो निश्चित रूप से श्रीमान अर्जुन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति बनाएंगे और हिटमैन संगठन की तीक्ष्णता का सामना करेंगे। उस समय मुझे अनिवार्य रूप से आपके साथ और अधिक बातचीत करनी होगी, श्रीमान अर्जुन। अर्जुन को थोड़ा संदिग्ध देखकर अविनाश सिन्हा ने जल्दी से समझाने के लिए बीच में ही रोक दिया। हमारा परिवार संगठन के साथ भागीदार है, इसलिए हमारे पास कुछ आंतरिक जानकारी है। अर्जुन ने ओह की आवाज निकाली। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों बाप बेटे उसकी चापलूसी करने आए थे। आखिरकार अर्जुन इस समय सुर्खियों में था। वह एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति के रूप में माने जाने का हकदार था। पूरा स्वागत समारोह तुरंत एक व्यावसायिक सभा में बदल गया। अर्जुन और विक्रम सिन्हा व्यापार की दुनिया में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और केवल अविनाश सिन्हा ही व्यापार की दुनिया का मजाक उड़ाते रहे। पूरे भोज का माहौल बेहद अच्छा था। विक्रम सिन्हा ने अर्जुन के मुंह से अपने साथियों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी हासिल कर ली थी और अविनाश सिन्हा ने भी मिशन के लिए अपने पिता के हाथों से कई चीज़ें ले लीं। होटल में प्रवेश करने के बाद केवल अर्जुन और अविनाश सिन्हा ही बचे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मिशन पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हमारे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पवन तरंग इस रजत द्वीप के पास है। जश्न मनाने लायक बात यह है कि यह रजत द्वीप मुख्य रूप से हमारे परिवार की संपत्ति है, इसलिए वहां हमारी गतिविधियों को आसानी से सभी प्रकार का समर्थन मिलेगा। हालांकि ये द्वीप हमेशा से एक पर्यटन स्थल रहा है। डूबे हुए जहाज के आसपास का क्षेत्र सुंदर गोताखोरी के मैदानों और पर्यटकों की अंतहीन धारा से भरा हुआ है। विशेष रूप से हाल ही में इस वजह से और भी अधिक आगंतुक आए हैं। अविनाश सिन्हा ने टेलीविजन चालू किया जो समाचार प्रसारित कर रहा था। समाचार की सामग्री पवन तरंग के बारे में थी। कार्यक्रम ने पवन तरंग की पृष्ठभूमि को विस्तार से पेश किया और साहपूर्वक अनुमान लगाया कि पवन तरंग जापान के कुछ राष्ट्रीय खजाने को रिया ले जा रहा था। इस वजह से जापान में कई ट्रैवल एजेंसियों ने विशेष रूप से रजत द्वीप में खजाने की खोज का रास्ता खोल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वीप अब लोगों से भरा है। मुझे लगता है कि समुद्र भी लोगों से भरा है। हमारे लिए घूमना फिरना बहुत सुविधाजनक नहीं है। अविनाश सिन्हा ने अपने कंधे उचकाए।
यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि हत्यारा संघ जानता है कि हम कहाँ हैं और जानबूझकर इस तरह की खबरें जारी की ताकि हमें निंजा कला पर उस किताब को खोजने से रोका जा सके। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उस द्वीप पर तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव है? तो क्या तुम इन पर्यटकों को निकालने का कोई तरीका नहीं सोच सकते? बहुत ज्यादा पर्यटक थे और अगर कोई आपात स्थिति होती तो इससे बड़ी संख्या में हताहत होते। आखिरकार हत्यारा संगठन निश्चित रूप से उन्हें रोकेगा। इन लोगों को निकालने का कोई तरीका नहीं है। अविनाश सिन्हा ने अपने हाथ फैलाए, ये दर्शाते हुए कि वह शक्तिहीन है। इस गर्म पर्यटन व्यवसाय के कारण कबीले ने बहुत पैसा कमाया है। अगर हम पर्यटकों को निकालते हैं तो परिवार में कोई मेरे पिता पर महाभियोग लगा सकता है। क्या तुम्हारे पिता हाँ नहीं कह सकते? अर्जुन थोड़ा हैरान था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जापान इतना सख्त था, बल्कि इसलिए कि कुलपति अड़े थे और वास्तव में कोई था जिसने कुलपति पर महाभियोग चलाने की हिम्मत की। तो तुम्हें हमारे परिवार के बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। सारथी की स्थापना केवल एक दूसरे के बीच घनिष्ठ संबंधों और उनके अधीन कंपनियों की सुविधा का मामला था। मेरे पिता के परिवार में कई दुश्मन थे, जैसे मेरे चाचा। उन्होंने हमेशा कुलपति के पद की लालसा की है और हमेशा मेरे पिता के गलती करने का इंतजार कर रहे हैं। अविनाश सिन्हा का चेहरा लाचारी से भर गया था। वैसे भी हम कल वहां पहुंचने पर तय करेंगे कि क्या करना है। नौक तेजी से डूबे हुए जहाज की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उसी मार्ग पर कई स्पीडबोट नौकाएं यात्रा कर रही थीं। हर नाव लोगों से लदी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे समाचार से आकर्षित हुए थे और खजाने की तलाश में यहां आए थे। सिन्हा परिवार से मिली खबर के अनुसार डूबे हुए जहाजों में और भी लोग गोता लगा रहे थे। ये लगभग जमीन पर एक पर्यटक आकर्षण के समान था। कहना पड़ेगा कि नया सिन्हा परिवार वास्तव में व्यापार करना जानता था, इसलिए उन्होंने एक अच्छा प्रचार बनाने के लिए समाचार का उपयोग किया। रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार जब पवन तरंग को उड़ाया गया था तो वह तुरंत नहीं डूबा। नाव पर मौजूद लोगों ने उसे पास के एक द्वीप पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन द्वीप पर पहुंचने से ठीक पहले कुछ ही किलोमीटर दूर उन्हें अमेरिकी हमलावरों ने फिर से बमबारी करके डुबो दिया। अविनाश सिन्हा ने द्वीप के निवासियों से प्राप्त नई जानकारी का परिचय दिया। कुछ किलोमीटर? क्या हमने अब तक 20 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा नहीं की है? अर्जुन हैरान था। स्पीडबोट काफी देर से चल रही थी और दूरी दर्ज कुछ किलोमीटर से कहीं ज्यादा थी। दर्ज द्वीप वह द्वीप है, रजत द्वीप नहीं। अविनाश सिन्हा ने दूर एक विशाल शिलाखंड की ओर इशारा किया। क्या वह एक चट्टान नहीं है? तुम्हारे रिकॉर्ड में यह एक द्वीप कैसे बन गया? अर्जुन ने उपहास किया। जापान सरकार, क्या उसने आर्थिक तटरेखा की खातिर भूगोल की परवाह नहीं की? नहीं नहीं नहीं, वह बहुत ज्यादा सतह क्षेत्र वाला एक द्वीप था। 1947 के विभाजन के दौरान यह अभी भी कुछ किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन ये छोटा और छोटा होता जा रहा था। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल के दौरान ये द्वीप रजत द्वीप से छोटा नहीं था। अविनाश सिन्हा ने अर्जुन को एक श्वेत श्याम तस्वीर सौंपते हुए समझाया। तस्वीर एक बड़े द्वीप की थी जिसका शीर्ष उसके सामने चट्टान के समान दिखता था। लगता है प्रकृति सच में रहस्यमयी है। ये सोचना कि ऐसी चीज वास्तव में होगी। अर्जुन को अपनी अज्ञानता और अजीब स्थिति को कैसे छिपाना है यह नहीं पता था, इसलिए वह इसे छिपाने के लिए केवल कुछ बुरी बातें कह सकता था। वह क्या है? तेल का प्लेटफॉर्म। यहाँ आसपास तेल है। अर्जुन ने पास में एक छोटा ड्रिलिंग रिग देखा और उत्सुकता से विषय बदलते हुए पूछा। यह मेरे परिवार की संपत्ति है, लेकिन यह एक तेल प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक बर्फ काटने वाला है। ज्वलनशील बर्फ। ये तरल प्राकृतिक गैस है। यहाँ समुद्र में बहुत सारी तरल प्राकृतिक गैस है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पादित जलती हुई बर्फ पहले यहाँ हमारे परिवार की मुख्य आय हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पर्यटन ने बदल दिया है। ये वास्तव में एक जादुई महासागर था। अर्जुन केवल इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकता था और अस्थायी रूप से इन सभी संदेहों को एक तरफ रख सकता था। नौक जल्द ही अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गई। जिस जहाज की हमने खोज की है वह ठीक हमारे नीचे है। क्या हम अब नीचे जाएं? आखिरकार अर्जुन नेता था। अविनाश सिन्हा केवल अर्जुन की राय ले सकता था। जल्दी नहीं, अभी बहुत ज्यादा लोग हैं। समुद्र की सतह पर पहले से ही बहुत से लोग तैर रहे थे, इसलिए अर्जुन को वहां के लोगों के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचना था। आज रात इन लोगों के जाने तक इंतजार करो, हम नीचे गोता लगाएंगे। अर्जुन और अविनाश सिन्हा ने रात होने का इंतजार नहीं किया। सूरज ढलने से पहले ज्यादातर पर्यटक पहले ही जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ आए थे। जब असली पर्यटक पहले ही जा चुके थे तो नीचे के लोगों के अपने छिपे हुए उद्देश्य होने चाहिए। अर्जुन ने अब उनकी परवाह नहीं की। इस बार उसका मुख्य उद्देश्य खोज करना था, इसलिए अर्जुन ने कोई उपकरण नहीं लाया। उसने बस अविनाश सिन्हा की तरह एक साधारण डाइविंग सूट पहना। समुद्र गहरा नहीं था, 50 मीटर भी गहरा नहीं था। ये साधारण लोगों के लिए गोता लगाने का सबसे अच्छा क्षेत्र था। आमतौर पर केवल पेशेवर गोताखोर ही समुद्र में और गहराई में गोता लगाने की हिम्मत करते।
ऐसा लग रहा था कि यह जगह सच में खजाना खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अर्जुन और अविनाश सिन्हा लगातार समुद्र तल की ओर बढ़ते रहे और बहुत जल्दी उन्होंने युद्धपोत को देखा। जैसा कि फाइल में श्वेत श्याम तस्वीर में था, ये 50 मीटर से भी कम लंबा एक जहाज था। जानकारी के अनुसार उस समय संसाधनों की कमी वाले जापान ने इस जहाज में सबसे कम मानक रखा था। इस तरह मिशन बहुत सरल था। अर्जुन और अविनाश सिन्हा ने पूरे केबिन की खोज पूरी करने में केवल 3 घंटे से भी कम समय लगाया। फिर भी कुछ नहीं था। इस जगह को पहले ही उन खजाने की खोज करने वाले शिकारियों द्वारा खोजा जा चुका था जो यहाँ आए थे। पूरे जहाज में केवल कुछ बेकार मेजें और कुर्सियां बची थीं। चलो, ये खोज मिशन अभी के लिए यहीं समाप्त होता है, अर्जुन ने कान में लगे माइक्रोफोन से अविनाश सिन्हा से कहा। जब उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था तो वह किनारे पर पहुंचने से पहले एक योजना के बारे में सोचने तक इंतजार कर सकता था। शार्क उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ समुद्र में इन शिकारियों को देखेंगे। नहीं, यह एक गोताखोरी क्षेत्र है, यहाँ शार्क कैसे हो सकती है? अर्जुन की सांस तेज हो गई। इसके अलावा शाम से पहले उन पर्यटकों के लिए शार्क देखकर घबराना असंभव था। क्या समुद्र के इस क्षेत्र में शार्क जाल नहीं लगाए गए हैं? ये निश्चित रूप से स्थापित किया जाएगा। भले ही सरकार ने इसे स्थापित नहीं किया हो, हमारा परिवार इसे स्थापित कर देता। आखिरकार ये हमारे परिवार का पैसों का खजाना है। अविनाश सिन्हा ने भी समस्या की गंभीरता को महसूस किया। तो किसी ने हमारे पानी में जाने के बाद शार्क नेट काट दिया होगा। वे हत्यारा संगठन से हैं। किसने सोचा होगा कि हत्यारे संघ अभी भी उनका पीछा करेगा, और यहाँ तक कि अर्जुन और उसके ठिकानों के बारे में भी जानकार लगता है। चिंता मत करो, हम धीरे धीरे ऊपर तैरेंगे। शार्क आमतौर पर इंसानों पर हमला करने की पहल नहीं करती हैं। अर्जुन शांत हो गया। हालांकि कुछ समय तक तैरने के बाद इन शौकों ने वास्तव में उन दोनों के लिए अपने मुंह चौड़े कर लिए। अर्जुन के पास अब बचने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल अपने पैर मोड़ सकता था। जब शार्क ने उसे मुंह में काटा तो उसके दोनों हाथों ने शार्क के खूनी मुंह को सहारा देने के लिए बल का इस्तेमाल किया। शार्क की काटने की शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। अर्जुन की वर्तमान ताकत के अनुसार वह इसे आसानी से सहन कर सकता था। लेकिन इस समय समुद्र में अर्जुन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और केवल मुश्किल से पकड़ बना सकता था। अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह अविनाश सिन्हा की तरफ और भी शक्तिहीन होना चाहिए, जिससे वह तुरंत अविनाश सिन्हा की ओर देखने लगा। अविनाश सिन्हा उस पर हमला करने वाली शौकों पर गैस स्प्रे करने के लिए ऑक्सीजन पाइप पकड़े हुए था और मुश्किल से शौकों के हमले को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि अगर यह जारी रहा, अगर वह शार्क द्वारा काटे जाने से नहीं मरा, तो वह अपने ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। मूर्ख, जल्दी से यहाँ आओ, जाओ और इस शार्क के मुंह में छिप जाओ, अर्जुन ने कान में लगे माइक्रोफोन के अंदर से उत्सुकता से चिल्लाया। हालांकि अविनाश सिन्हा पानी में बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वह हेलमेट के माध्यम से आवाज़ सुन सकता था। अर्जुन का विचार सुनने के बाद अविनाश सिन्हा ने लगातार उन्हें घेरने वाली शौकों को दूर भगाया और अर्जुन की तरफ तैर गया। अप्रत्याशित रूप से ये शार्क जिसने उन दोनों को खा लिया था, उन दोनों के लिए एक अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र बन गया था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।